जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और प्यारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं कि आपका 3 दिन डेमो क्लास है, जो कि चिराग बैच आपका लॉन्च हो चुका है। इसकी 3 क्लासेस आपकी शुरुआती ये होंगी यूट्यूब पर, और इसके बाद की सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। यानी कि कल कल और क्लास आपकी यूट्यूब पर चलेगी। तो प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इतिहास में पढ़ते हुए हमने कल की क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, मानव विकास के बारे में, आदि मानव के बारे में, और इतिहास का विभाजन हम किस तरह से करते हैं। इतिहास के विभाजन में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को हम आपका बांट करके पढ़ते हैं। प्रागे ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था आध्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उसके बाद ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इस तरह बांटते हुए फिर मैंने आपको बताया था प्रागे ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। आपका किस किस में, आपका पुरा पाषाण काल, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहा था, और का उसके बाद में मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, और उसके बाद में नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज। तो इस तरह से हमने बांटा था, और आज उसी पाषाण काल को हमको पढ़ना है। रोज की क्लासेस का प्यारे बच्चे 5 मिनट जरूर रिवीजन आप लोग करें। क्लास में आते समय आप एक बार देख लें ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्योंकि वो अगली क्लास को समझने में बड़ी मदद करती है, उससे हेल्प मिलती है। तो एक बार थम्स अप कर देंगे। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करेंगे प्यारे बच्चे। तो क्या तैयार हैं आप सब लोग आज की क्लास के लिए? बोलेंगे एक बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया, शुरू करते हैं भैया। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मेरे दोस्त, मैं थोड़ा धीमा ही बोलता हूँ, और हर छात्र को मंदी आवाज़ सुननी चाहिए, और अध्यापक को मंदे ही बोलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके कान खराब होने से बच जाएंगे, और मेरा गला खराब होने से बच जाएगा। तो मेरे दोस्त इसीलिए, और डॉक्टर की हिदायत भी है कि मैं धीमे ही बोलूँ, तो इसके लिए आप लोग धीमी आवाज़ सुनना पसंद करें। क्यों ही तेज बोलना है एक बात बताओ, और तुमको तेज क्यों ही सुनना है? बोलेंगे एक बार। अभी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एक बार बोलेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे प्यारे बच्चे। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? ठीक है, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? बहुत सारे बच्चों का थम्स अप आ रहा है, ठीक, यानी कुछ ही बच्चों के फ़ोन में दिक्कत है, तो ये मोबाइल से मोबाइल की दिक्कत हुई है भैया। ठीक है, तो सभी बच्चों के में ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है प्यारे बच्चे। आज हम पढ़ेंगे आपका प्रागैतिहासिक काल को शुरू करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्रागे ऐतिहासिक काल, जिसको मैंने आपको बताया था प्री हिस्टोरिक पीरियड हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड दोस्त, जिसको हम कहते हैं। और ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको कितने हिस्से में बांटा था हमने? 3 हिस्से में बांटा था। अब ये 3 हिस्से में बांटने वाला व्यक्ति कौन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। याद रख लेना, याद रख लेना। थॉमसन ने, कौन है? एक इतिहासकार हुए हैं थॉमसन। थॉमसन ने, क्या बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड को, प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 भागों में बांटा है। कितने हिस्से कर दिए इसके? 3 हिस्से कर दिए, 3 पार्ट्स में इसको बांट दिया, 3 भागों में बांटा है। आप सारे बच्चे जानते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपका प्यारे बच्चे, कौन सा? पुरा पाषाण काल। अब मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि पुरा पाषाण काल का टाइम मैंने आपको, जिसको मैंने आपसे कहा था, इसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज का टाइम मेरे दोस्त मैंने आपको कितना बताया था? एक बार आप लोग बताएंगे। ओल्ड स्टोन एज जो था हमारा, कितना टाइम मैंने आपको बताया था? एक बार बोलेंगे तो। अज्ञात से मैंने आपको बताया। अज्ञात में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लगभग आपका 30,000 बीसी से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2.5 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ। कुछ लोग इसके लिए अलग डेटा देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं या इतिहासकार हैं, वो लोग कहते हैं कि इसको अज्ञात समय लेना ठीक है। तो क्या कहेंगे? अज्ञात से लेकर के 10,000 बीसी तक था। और यहां से हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंपोर्टेंट मार्क करके लिखना, कि ये जो पाषाण काल है ना, पाषाण काल जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं, पाषाण काल, स्टोन एज का सबसे पहले अध्ययन
पाषाण काल, स्टोन एज का सबसे पहले अध्ययन या सबसे पहले जो इसकी स्टडी की, सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस, क्या बोलेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया। कब किया था मेरे दोस्त, आप लोगों को याद रख लेना है हमेशा, 1863 में, इन 1863। तो पाषाण क्या होता है, आप लोग एक बात समझेंगे कि पाषाण का अर्थ होता है मेरे दोस्त पत्थर। स्टोन जानते हो ना, यस और नो, तो आप कहेंगे स्टोन कहते हैं, हम पत्थर बोलते हैं, जो आपके कंकड़ पत्थर है स्टोन ही है। तो ये क्या था आपका पाषाण काल, क्योंकि मनुष्य ने यहां पर क्या सीखा, पत्थर का प्रयोग सीखा, स्टोन का यूज करना सीखा, इसीलिए इसको हमने बोला क्या, पाषाण काल। पत्थर का प्रयोग कैसे जी, तो पत्थर का प्रयोग इन्होंने ऐसे सीखा। आप पत्थर का प्रयोग कैसे करते थे जब आप छोटे से थे, जैसे आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आपने पत्थर मार दिया, तो पहली बार जब तुमने पत्थर मारा, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको नहीं पता था, आपने ऐसे ही मार दिया, लेकिन जब उसकी खोपड़ी से ब्लड निकला तब तुमको पता चला, अरे तो भैया धारदार हथियार है। तो ऐसा पत्थर उठा करके इन्होंने मार दिया किसी जानवर को, तो इनको पता चला इससे जानवर मर जाता है, इससे शिकार हो जाता है। अच्छा, फिर इन्होंने देखा ऐसे पत्थर को मारे तो भैया ये ज्यादा नुकसान करता है। फिर नदी बहती थी, नदियों के किनारे पर पत्थर लग लग करके वो पैने भी हो जाते थे पत्थर, किनारे पर से शार्प। इन्होंने देखा किनारे वाले को अपने किसी दोस्त के मार दिया पत्थर, यहाँ गर्दन पर, दोस्त के क्या, उनकी अपनी कोई फ्रेंड थी, उसकी गर्दन पर, आदि मानवों के टाइम पे बता रहा हूं मैं, उसने अपनी फ्रेंड के गर्दन पर ऐसे लगा दिया पत्थर, उसकी गर्दन ही कट गई, इतनी धार बनी हुई थी पत्थर में। उसे पता चला अच्छा ये गर्दन काटने के काम आता है, तो मतलब जो परेशान कर दे ऐसे खल्लास। तो कहने का मतलब है इन लोगों ने यहां पर पत्थर का प्रयोग करना सीखा, इसीलिए इसको पाषाण काल कहा गया। क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। और इनको पता चला कि भाई इसमें थोड़ी दिमाग तो आया होगा ना, कि ये वाला तो दिक्कत नहीं करता है गर्दन पर, और ये वाला जिसमें किनारा बना हुआ है ये गर्दन पर दिक्कत करता है। तो गर्दन पर दिक्कत करता है, उन्होंने सोचा इससे यही कैसे बनेगा, तो घिसना शुरू कर दिया, घिस घिस करके इतना पतला कर दिया, बोले कोई परेशान करेगा तो गर्दन पर ये ज्यादा काम आएगा। उससे भी नुकीला एक देखो किनारे पर कितना शार्प है, वो बहुत पतले किनारे उसके हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो धीरे धीरे क्या बोलेंगे कि यहां पर इन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया, इसीलिए इसको पाषाण काल, स्टोन एज कहा गया। और स्टोन एज की सबसे पहले स्टडी किसने की थी, वो कौन थे, तो आप कहेंगे वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। कोई दिक्कत दोस्त इस बात में, बड़ी आसान सी और बड़ी छोटी सी बात है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। अच्छा, इसमें क्या क्या हुआ पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, ध्यान से नोट करना, पुरा पाषाण काल में क्या क्या होता है आपका, तो बड़े ध्यान से लिखना। पत्थर का प्रयोग, क्या हुआ, पत्थर का प्रयोग, यूज ऑफ स्टोन, पत्थर का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ, ओल्ड स्टोन एज में। पत्थर का प्रयोग, आग जलाना सीखा। आग जलाना ऐसे नहीं सीखा कि भैया माचिस थोड़ी थी इनके पास, रेड फास्फोरस नहीं था इनके पास। लर्न टू बर्न फायर, क्या बोलेंगे, लर्न टू बर्न फायर। अब पत्थर तो थे, ऐसे किसी को मार रहा था पत्थर, अब पत्थर मार रहा था, पत्थर पत्थर पे लगा और सूखे पत्ते थे, सूखे पत्ते थे डाक आदि के, पत्थर में चिंगारी लगी, आग लग गई, भाग लिए सारे आदि मानव इधर से उधर। पहली बार किसी ने आग देखी होगी तो आप समझ सकते हैं उसको क्या लगा होगा। एक थ्योरी बताई जाती है, दोनों आदि मानव खेल रहे थे पत्थर से, पत्थर मार करके, इस पत्थर में मारा, चिंगारी उठी, तो ऐसे अंदर एक ये आया होगा कि भाई चिंगारी क्यों उठती है, तो लगातार दह पत्थर दह पत्थर, पत्थर से पत्थर की भैया मार लगानी उन्होंने शुरू कर दी, तो जंगल में आग लग गई। तो उनको पता चला, ज्ञान हुआ कि आग भी कुछ चीज होती है और इससे कोई चीज जलती है। ठीक है, अब जब आग जल गई तो ये लोग तो क्या बोलेंगे, इस टाइम तक ये जानवरों को, इस आप समझोगे, इस टाइम पे जो जानवर थे और इंसान थे उनको कोई फर्क नहीं था,
ना तो ये कपड़े पहनते थे ना जानवर कपड़े पहनते थे। जानवर भी कच्चा शिकार करते थे, ये भी कच्चा शिकार। कच्चे शिकार से मतलब आग का ज्ञान नहीं था, तो जो ये शिकार करते होंगे तो ये पकाकर तो खाते नहीं होंगे, सीधी सी बात है। आग का ज्ञान हुआ तो कुछ जानवर जैसे उस आग में जल गए और इन्होंने उस जानवर को खाया, तो इन्होंने कहा होगा कि भाई ये तो कच्चा था, कच्चे का टेस्ट ऐसा था और पके हुए का टेस्ट ऐसा है। तो इनके अंदर एक भावना पैदा हुई होगी कि भाई हाँ ये पक जाता है, इस आग में इसको रखें। तो फिर उन्होंने पकड़ के किसी को रख दिया होगा आग में। ऐसे मतलब मनुष्य देख देख करके सीखता है। ठीक है, आग जलाना सीखा, जैसे आप सीखते हैं अपने घर में छोटे से। अगर आपके सामने आपके घर के अंग्रेजी बोलते तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते। शिकार, ध्यान देखना क्या बोलेंगे। अब शिकार से दो चीजें आती हैं। शिकार का अल्प ज्ञान था इनको, बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, अल्प ज्ञान मतलब लिटिल नॉलेज थी, वो तो लिटिल बिट नॉलेज थी इनको शिकार की। ठीक है, याद रख लेना, ये क्या खाते थे, आपका कच्चा मांस ही खाते थे। बहुत कम ज्ञान था इनको। क्या खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, कैसा मांस खाते थे, कच्चा कच्चा मांस खाते थे। यहां पर देखेंगे भैया अगली बात। अब यहां से इंपोर्टेंट एक फैक्ट कभी मत भूलना आप लोग कि जब ये पहली बार आग का आविष्कार हुआ, यानी मनुष्य ने आग जलाना सीखा, ये चाउजू कोजियन गुफा है एक। क्या बोलोगे, चाउजू गोजियन गुफा। कौन सी गुफा है, चाउजू चाउजू गोजियन गुफा या केव आप कह सकते हैं। ये कहां की है, चीन की। चीन से एविडेंस मिले हैं हमको। क्या मिला है यहां से, एविडेंस मिले हैं। तो मनुष्य ने आग जलाना सीखा, इसके प्रमाण कहां से हमको मिलते हैं। मनुष्य ने आग जलाना सीखा चाउजू गोजियन केव, जो कहां की है, चीन की है। ठीक है सर, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चे, कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। और अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं इसका मतलब होता है आप सिलेक्शन लेने वाले बच्चे नहीं हैं। जो बीच बीच में आकर के पिछली क्लास के क्वेश्चन पूछेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये मटरी है। क्या कहेंगे उसको हम, मटरी। मटरी का मतलब जो सिलेक्शन के लिए अपना सीरियस नहीं है, जो पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। फिर आता है दूसरा मध्य पाषाण काल। एक बार टाइम पीरियड सारे बच्चे बताएंगे, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था। तो अज्ञात से 10,000 बीसी तक था आपका ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद आई मिडिल स्टोन एज, और मिडिल स्टोन एज कब से थी आपकी, 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज के बारे में प्यारे बच्चे हम बात कर रहे हैं। मिडिल स्टोन एज, और मिडिल स्टोन एज से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसमें क्या क्या हुआ था, तो आप लोगों को याद रख लेना प्यारे बच्चे। इसको हम मध्य पाषाण काल को हम लघु पाषाण काल, स्मॉल स्टोन एज भी बोलते हैं, लघु पाषाण काल। क्या बोलेंगे, लघु पाषाण काल, या बोलें स्मॉल स्टोन एज भी हम कहते हैं। ठीक है, स्मॉल स्टोन एज भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या मनुष्य ने सीखा, तीर कमान का प्रयोग, तीर कमान का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ बो एंड एरो, यूज ऑफ बो एंड एरो, बो धनुष, एरो तीर। यानी कि मध्य पाषाण काल आते आते मनुष्य को तीर कमान का ज्ञान भी हो गया। किसका, तीर कमान का। तीर कमान के साथ में प्यारे बच्चे शिकार का पूर्ण ज्ञान इनको हो गया। पहले तो अल्प ज्ञान था, शिकार का पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रे। प्रे किसको बोलते हैं, शिकार को। पशुपालन, पशुपालन क्या कहेंगे आप, पशुपालन बोले तो एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन का ज्ञान
किस काल में हुआ आपका? तो आप कहेंगे भैया पशुपालन का जो ज्ञान इनको हुआ वो हुआ आपका मध्य पाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि आग जलाना मनुष्य ने कब सीखा, आग जलाना कब सीखा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। भैया एक बच्चा पूछ रहा है, क्या कह रहे हैं, रोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं इसका अध्ययन किसने किया? मेरे दोस्त इसका अध्ययन मैंने बोला ना, पाषाण काल सारे का ही अध्ययन, ये पूरा पाषाण काल नहीं, पाषाण काल का अध्ययन रॉबर्ट फ्रूस ने किया, आपका रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया। तो आपका मध्य बोलो या पुरा बोले या हम बोले आपका नव पाषाण काल, तो तीनों का उन्होंने किया। ठीक है सर, पीडीएफ से पढ़ाने वाले थे। हाँ, कल से, अभी ऐसा ना, अभी छोटी चीजें, अभी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ तो हाथ से, कल से ये क्लासेस हम पीडीएफ से पढ़ानी शुरू करेंगे। पीडीएफ से आपका पिक्चर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ, जैसे हमने दिल्ली पुलिस में पढ़ा था, जिन बच्चों को ध्यान हो, तो उसका एक ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आया था, क्योंकि उससे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे मैं ऐसे लिख रहा होता हूँ तो मेरी कनेक्टिविटी आपसे ख़त्म होती है, और पीडीएफ से होता मेरी कनेक्टिविटी आपसे रहेगी, आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, बस समझना होगा ध्यान से, और इतिहास की वो सारी कहानियां मेरे दोस्त मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं बात? सर जी आपकी शर्ट की दुकान है क्या? नहीं भैया मेरा बस पढ़ाने का काम है। आएंगे, इतनी बात समझे। शिकार का पूर्ण ज्ञान, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो बच्चे दिमाग में मिथ लेकर के रहते हैं, मैं इनको प्यारे बच्चे पहले कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ थोड़ा सा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता नहीं जी हाथ से लिख करके पढ़ेंगे, तो मेरे दोस्त जब आप किताब में पढ़ते हैं तो किताब में तो कोई हाथ से नहीं लिखता। जब आपने अपने नोट्स लिख लिए उसके बाद आप अपने नोट्स पढ़ते हैं, यानी उस समय भी वो एक पीडीएफ का काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ दिमाग का एक मिथ है कि हाथ से लिखा हुआ समझ में आता है या हमको पीडीएफ से लिखा हुआ समझ में आता है। दरअसल में समझ में वो आता है जो हम समझने के लिए तैयार रहते हैं, और समझाने वाला कोई अच्छा हो तो समझ में सब कुछ आता है। ये एक मिथ है, और तुम्हें सही में बताऊं, हाथ से लिखने पर सिर्फ समय खर्च होता है, बाकी कुछ नहीं। ये एक हकीकत है। ठीक है, मध्य पाषाण काल, और बड़ी खुशी की बात है एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है दोस्त, और बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। जल्दी दावत है, आप लोग देखोगे उन बच्चों की, उन बच्चों को अपने हाथ से हम टी शर्ट पहना करके भेजने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार चीयर कर दो उन सभी बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक बार ताली बजा देंगे सभी प्यारे दोस्तों के लिए जो एसएससी जीडी, पिछले में काफ़ी मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो इस बार आप लोग भी पिछले बच्चों की तरह अपनी सफलता को बदलेंगे, और सफलता को बदलेंगे किसमें, एक बहुत बड़ी खुशी में, क्योंकि वो खुद ही तब्दील कर देती है खुशी में। और क्या कि पिताजी का जो चेहरा या पिताजी का जो मस्तक है, माता का, परिवार का, आपका अपने भविष्य का, आपकी आज की ज़िंदगी को बदलने का ये सबसे अच्छा पल होता है, सबसे अच्छा क्षण होता है। तो ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए भी टी शर्ट इंतजार कर रही है। कहते हैं ना, पहले तुम्हारी नौकरी है और उसके बाद हमारी टी शर्ट है। आ जाओ वापस। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री हमने इसी में ठीक ही। लेकिन प्यारे बच्चे देखो, पशुपालन याद रख लेना, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये एविडेंस कहाँ से मिले हैं हमको। ठीक है, इसके एविडेंस हमको कहाँ से मिले हैं, तो ये बात याद रख लेना। इसके जो साक्ष्य हैं ये हमको मिले हैं आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और प्यारे बच्चे इन्होंने पशुपालन के लिए जो पालतू पशु कुत्ते को बनाया था, तो पालतू पशु यानी कि जो पैट था आपका, पैट के जो हमको एविडेंस मिले हैं, ये मिले हैं प्यारे बच्चे हमको। अगर हम पालतू पशु की बात करते हैं तो ये एविडेंस हमको मिले हैं बाजोर। कहाँ से? बाजोर। और बाजोर कहाँ है? ये मेरे दोस्त राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो कभी भी पूछे पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आदमगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। और प्यारे बच्चे, मनुष्य ने पालतू पशु को पाला था, कुत्ते को पालतू पशु बनाया, इसके एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहेंगे बाजोर, राजस्थान से मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? ठीक है, मिडिल स्टोन एज हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या बात मैं कर सकता हूं कि पशुपालन के साथ साथ प्यारे बच्चे इन्होंने बर्तन बनाना सीखा, और बर्तन बनाना सीखा। बर्तन कैसे बनाते थे प्यारे बच्चे? ये मिट्टी से, मड से बनाते थे। बर्तन बनाना सीखा। बर्तन कैसे बनाते थे? मिट्टी से।
मिट्टी से बनाते थे। और इसके एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं? इसके जो एविडेंस हैं प्यारे बच्चे, ये एविडेंस हमको इलाहाबाद से मिले हैं। इलाहाबाद तो जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो लिखना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इलाहाबाद कहाँ है? जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। तो उस समय कई बार पुस्तकों में इलाहाबाद लिखा मिलेगा। आज वर्तमान में आप क्या लिखें? इसको प्रयागराज लिखें। क्या लिखेंगे? प्रयागराज, इसको आप लिखेंगे। तो ये सब चीजें हमें कहां से पता चलती हैं? ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं प्यारे बच्चे आपका किससे? मध्य पाषाण काल से। तो पहला तो तीर कमान का आविष्कार हो गया, शिकार का पूर्ण ज्ञान इनको हो गया, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ एमपी से। पशुपालन के साथ में प्यारे बच्चे क्या आपका कि पालतू पशु जो इन्होंने बनाया उसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बाजौर, राजस्थान से मिलते हैं। और प्यारे बच्चे इन्होंने बर्तन बनाना सीखा, और बर्तन बनाना प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? बर्तन बनाना सीखा, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते? इलाहाबाद। मैं हर बैच में बताता हूँ प्यारे बच्चे, आप लोग ध्यान से लिख लेना। सर जी बर्तन गलत लिखा है। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, वर्तनी सीखे हुए बच्चे हैं। ये देखो, ये बर्तन एकदम गलत लिखा हुआ है, आपका कहना एकदम सही है। बर्तन की सही वर्तनी ये होती है। देखो, मैं हर बैच में एक चीज़ बताता हूँ और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक बार नोट कर लेना आप। जिन भी बच्चों को क्लासेस देखते समय आंखों में दर्द होता है, और जनरल सी बात है होगा, ठीक है, आंखों में अगर आपके दर्द होता है तो प्यारे बच्चे एक छोटी सी बात सुने। रात को आप अपने कुल्ला वुल्ला करके सोएं अच्छे से। सुबह जैसे ही आप उठें तो जो आपके मुंह में लार है उस लार को आप आंखों में लगाएं। कहाँ? आंखों में अंदर की तरफ लगाएं, ऊपर नहीं चिपका लेना, अंदर लगाएं। इसका कारण क्या है? साइंटिफिक रीजन है कि आपकी जो ये लार है, जो टाइलिन है, इसकी पीएच वैल्यू प्यारे बच्चे आपका अगर आप देखेंगे 7 से कम होती है, यानी 6.8 होती है। वैसे एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। लेकिन सुबह के टाइम की जो क्षार है, सुबह के टाइम की जो लार है वो क्षार बन चुकी होती है। क्षार यानी कि वो बेस हो गया होता है। तो जब कभी भी उसकी मतलब पीएच वैल्यू 8.4 के आसपास पहुंच जाती है, तो आप अगर उस लार को अपनी आंखों में लगाओगे ना, यानी आंख जो है ना प्यारे बच्चे कमजोर क्यों होती हैं, दुखती क्यों है? क्योंकि उनकी एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। और जब आप आंख में क्षार अप्लाई कर दोगे तो अम्ल और क्षार उदासीनीकरण क्रिया करते हैं, और हर छात्र के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो प्यारे बच्चे आप अध्ययन करते करते पता चला एसएससी जीडी का फिजिकल आया और आप अपनी आंखों को कमजोर कर बैठे। ठीक है, ये जरूर अप्लाई करेंगे, एक बार थम्स अप करें। और ये मैं कहता हूँ जिन दोस्तों की चश्मा भी है वो भी अगर 4-5 महीने अप्लाई करता है तो हट जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। आप लोग आगे चलते हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान भी आपको पढ़ते समय रखना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का टाइम बताएंगे प्यारे बच्चे, मैंने कितना बताया था आपको? न्यू स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं, न्यू स्टोन एज। अब जो न्यू स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज के शुरू होते होते और मध्य पाषाण काल के खत्म होते होते मनुष्य ने जो पत्थर थे ना, पत्थर वो क्या हो गए? पत्थर क्या हो गए? आपका नुकीले हो गए। और ये पत्थर देख लेना प्यारे बच्चे, एक दो पत्थर के डिजाइन आप बना लेना, बना पाओ तो। इन पत्थरों को हम क्या बोलते थे? इन पत्थरों को हम बोलते थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ नोट करना, कहीं गोल बना करके ऐसे सर्कल बना के लिख लेना। माइक्रोलिथ ये क्या थे? छोटे पत्थर जो प्रयोग में आते थे, स्मॉल स्टोन्स, छोटे पत्थर। और ये क्या बोले भैया? नवपाषाण काल शुरू होते होते, यानी कि अगर मैं बोलूं मिडिल स्टोन एज में ये सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए, तो कहना सबसे ज़्यादा ठीक होगा। किस में प्रयोग हुए थे? मिडिल स्टोन एज में। तो कई बार पूछा जाता है पाषाण काल जो था उसमें माइक्रोलिथ क्या थे? बड़े आकार के पत्थर, छोटे आकार के पत्थर, मध्यम आकार के पत्थर। तो ये छोटे आकार के पत्थर थे। ठीक है, बोलेंगे भैया सर मेडिकल में पैसे दे देंगे। मेडिकल में पैसे नहीं चलते प्यारे बच्चे, एसएससी जीडी में रख के बैठ जाओगे घर अपने, नहीं पढ़ोगे तो। मेहनत करना सीखे। तो माइक्रोलिथ क्या थे मेरे दोस्त? छोटे पत्थर थे। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? हमेशा याद रखेंगे। अब आते हैं हम नवपाषाण काल पर। नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या सीखा? कृषि यानी एग्रीकल्चर को कब सीखा? कृषि का ज्ञान कब हुआ? तो आप कहेंगे भैया नवपाषाण काल में। कृषि, पूजा, पूजा तो जानते हैं ना, वर्शिप, क्या बोलते हैं?
वर्शिप, पूजा करना कब शुरू किया? ये नव पाषाण काल में शुरू किया, नव पाषाण काल में। और पूजा के साथ प्यारे बच्चे और क्या बोलोगे? पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। अच्छा, पहिए की आविष्कार हुई थी या खोज? इसको बोलते हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील। कैसे किया होगा? इन्होंने देखा किसी पत्थर को ऐसे लुढ़कते 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 गया। अरे लुढ़कना तो बहुत आसान है, तो किसी के दिमाग में आया रोलिंग करना आसान है। इनको फ्रिक्शन फोर्स की नॉलेज नहीं थी, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में ज्ञान नहीं था इनको। इन्होंने तो क्या किया, आपका किसी चीज को लुढ़कते हुए देखा, तो इन्होंने देखा कोई चीज लुढ़कने वाली है तो वो ठीक है, तो तब इन्होंने बनाया पहिया, व्हील। और ऐसे व्हील नहीं रहे होंगे, सीधी सी बात है, जैसे व्हील आज बड़े कैसे उबड़ खाबड़ व्हील इनके रहे होंगे। तो पहिए का आविष्कार या खोज, आविष्कार, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है आविष्कार और खोज में क्या अंतर है। देखो, आविष्कार उन चीजों का होता है जो पहले से नहीं थी, जो पहले से नहीं होती हैं, उसका क्या होगा? आविष्कार होगा। जैसे पंखा है आपके कमरे में, क्या पहले से था? नहीं, ये आविष्कार है। टेलीविजन आविष्कार है, टेलीफोन आविष्कार है। लेकिन मैं बोलूं आपसे, तांबा, तांबे की क्या हुई होगी प्यारे बच्चे? तो तांबा क्या पहले से नहीं था? तो क्या बोलेंगे? भैया पृथ्वी में मौजूद था। तो जिसको खोद करके निकाला जाता है उसको खोज होता है। सिंधु घाटी सभ्यता पहले से थी, हाँ जी, तो उसको निकाला जाएगा खोज करके, तो ये क्या होता है? ये डिस्कवरी होता है। इन्वेंशन नहीं बोलते इसको, खोज, डिस्कवरी कहते हैं। तो क्या बात समझेंगे? आविष्कार उन चीजों का होता है। तो पहिया क्या नीचे जमीन में दबा हुआ था? पहिया क्या नीचे जमीन में दबा हुआ था? आप कहेंगे नहीं भैया, पहिया तो बनाया गया है। साइकिल बनाई गई है, मोटरसाइकिल बनाई गई है, गाड़ी बनाई गई है। तो जो बनाया जाता है यानी जो पहले से नहीं होता। ठीक है जी, कोई दिक्कत? असम की कट ऑफ कितनी जाती है सर? बेटा आप पहले पेपर दे के आओ, मैं आपको बता दूं कट ऑफ जाएगी 160 में से 360 ले आओगे नंबर। अपनी क्षमता से ही तो नंबर ला पाओगे, तो अपनी क्षमता के लिए जबरदस्त मेहनत करो, कितना बेस्ट अपना दे सकते हो। कट ऑफ जो जानी है वो जाएगी। बच्चे जो पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं उसके आधार पर कट ऑफ डिसाइड होती है। तो आप में से बच्चे क्या मेहनत कर रहे हैं, वो कैसा पेपर में अटेम्प्ट दे करके आएंगे, वो मेरिट तय करेगा। ठीक है? क्या बोलेंगे? नव पाषाण काल, पहिए का आविष्कार हो गया, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। तांबे की खोज हुई। क्या हुई? तांबे की खोज हुई। क्या बोलोगे? डिस्कवरी ऑफ कॉपर। इन्वेंशन नहीं, डिस्कवरी ऑफ कॉपर। कॉपर बोलते हैं तांबे को। और तांबे के बारे में याद रख लेना, मनुष्य को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ, किस मेटल के बारे में इंसान सबसे पहले जाना, तो हमेशा क्या बोलेंगे? तांबा। इस क्रम को कहीं आप नोट कर सकते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले तांबे का ज्ञान था। किसका? तांबे के बारे में वो जानता था। कॉपर के बारे में, किसके बारे में? कॉपर के बारे में। तांबे के बाद में प्यारे बच्चे वो जानता था आपका किसके बारे में? तांबा जाना। फिर उसके बाद में कांसा के बारे में जानेगा, कांसा। ब्रॉन्ज के बारे में जाना, ठीक है? और ब्रॉन्ज के बाद में फिर लोहे के बारे में जाना, यानी कि इसके बाद में वो फेरम बोले, फेरस बोले, इसके बारे में जाना। तो कांसे के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तांबे के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो तांबे के बारे में मनुष्य स्टोन एज में जान गया था, लेकिन स्टोन एज के भी कौन से पीरियड में? न्यू स्टोन एज में। फिर इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की समय किसका ज्ञान होगा? मनुष्य की नॉलेज होगी किसके बारे में? ब्रॉन्ज के बारे में। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है? कौन सा युग होगा वो आपका? वो ब्रॉन्ज का युग होगा।
ब्रॉन्ज का टाइम होगा। लेकिन जब जैसे जैसे ऋग्वेद का समय आएगा उस समय तक मनुष्य किसके बारे में जान जाएगा? लोहे के बारे में जान जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, तांबे की खोज, आगे आएंगे। फिर इसके बाद में प्यारे बच्चे शिल्प। शिल्प का प्रयोग मनुष्य ने किस काल में सीखा? शिल्प का प्रयोग बोले तो यूज ऑफ क्राफ्ट। क्राफ्ट समझते हो ना, जो डिजाइन्स होते हैं आपका, जो शिल्प है, इसका प्रयोग सीखा नवपाषाण काल में। तो एक बार देखें नवपाषाण काल में हम क्या क्या सीख चुके हैं। और पाषाण काल के कुछ स्तर हैं प्यारे बच्चे, लिखेंगे। स्टोन एज के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल, कुछ प्रमुख स्थल, सम इंपोर्टेंट प्लेसेस ऑफ स्टोन एज। पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल, इसमें से कहां कहां से क्वेश्चन? जैसे पाषाण काल का प्रमुख एक तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, क्या आपका, कि भाई हमको सबसे पहले पालतू पशु के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? तो बाजौर से मिलती है। पशुपालन की हमको कहां से मिलती है? आदमगढ़ से। तो कुछ स्थल तो ये हो गए। अब देखना और कौन कौन से स्थल की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं प्यारे बच्चे। याद रख लेना, कृषि के बारे में जो हमको पता चला, जो कृषि था ना, अभी बताया ना मैंने नवपाषाण काल में, एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में हमको पता चला प्यारे बच्चे कोल्डी हवा से। कहां से? कोल्डी हवा। ये कोल्डी हवा कहां है? प्रयागराज में, प्रयागराज यूपी। और यहां से हमको पता चला था किसमें? धान की भूसी के साक्ष्य हमको यहां से मिले। धान की भूसी के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ पैडी हस्क। धान की भूसी को क्या बोलते हैं हम? पैडी हस्क। तो एविडेंस ऑफ पैडी हस्क वेयर टू गेट? फ्रॉम, क्या बोलेंगे? कोल्डी हवा। तो कृषि के साक्ष्य हमको कहां से मिले? कोल्डी हवा, प्रयागराज से मिले। और प्यारे बच्चे कृषि के ही साक्ष्य हमको कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कोल्डी हवा किसके लिए जाना गया? तो कृषि के लिए। मेहरगढ़ किसके लिए जाना गया? कृषि के लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत इस बात में? ऐसे ही प्यारे बच्चे एक स्थल आता है हमारा, अगर हम बात करें, मानव खोपड़ी कहां से प्राप्त हुई? मानव खोपड़ी के साक्ष्य, मानव खोपड़ी के साक्ष्य हमको कहां से मिले? मानव खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्कुल, एविडेंस ऑफ स्कुल। ये मिले हमको हथनौरा से। कहां से? हथनौरा, हथनौरा। और हथनौरा कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मानव खोपड़ी के बाद में प्यारे बच्चे हम बात करते हैं, आपका कृषि हो गया, मानव खोपड़ी हो गया। तीसरा प्रमुख स्थल है भीमबेट। ये लिखें, भीमबेटका सोरे, आप लिखें चित्रकारी, चित्रकाली, या लिखें चित्रकला के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? पेंटिंग्स के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? कि ये पेंटिंग के बारे में भी जानते थे पाषाण काल में। तो क्या बोलेंगे? ये साक्ष्य हमको मिले हैं भीमबेटका से। वेयर इज भीमबेटका? भीमबेटका इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। एंड फोर्थ वन इज, आपसे पूछे औजार। औजार बोले तो टूल्स जो होते थे, जैसे चित्रकला करते थे, शिकार करते थे, तो टूल्स के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्त हमको मिर्ज़ापुर से। कहां से? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। और यहां पर हमारा पाषाण काल टॉपिक जो होता है वो खत्म होता है। एक बार बताएंगे पाषाण काल पढ़ के प्यारे बच्चे मजा आया या नहीं आया? रियल रिव्यू देंगे एक बार थम्स अप करके।
सर ये लोग वर्शिप किसकी करते थे? पाषाण काल में प्यारे बच्चे, अभी मैं आपको बताऊंगा पूजा का सिद्धांत जो यहाँ पर आया। तो बहुत सी जगह पर जब मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय पशुपति, लेकिन उससे पहले पूछा गया किसकी, तो कहते कि वे वृक्षों की पूजा करते थे, वृक्षों की, मातृ देवी की पूजा। पूजा का सिद्धांत आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और पूजा का सिद्धांत आपको क्लियर होगा ये ऋग्वेद पढ़ते समय, जब मैं ऋग्वेदिक कालीन जो सभ्यता होगी उसके बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर एक डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में मैं आपको करूंगा, ऋग्वेदिक कालीन और उससे पहले के समय का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू। आगे चले भैया। तो आगे हम एक नया टॉपिक आप लोगों का शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम उसका परिचय पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, परिचय पढ़ेंगे, और परिचय के साथ साथ हम आगे उसमें पढ़ेंगे फिर कल की क्लास में उसके महत्वपूर्ण स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको हम कहते हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार देखेंगे प्यारे बच्चे। देखो अभी तक क्या था, दरअसल में बहुत सारे लोग जब तक, यानी कि देखो एक वर्ष है 1921, इससे पहले क्या सोचते थे लोग, क्योंकि इस समय तो आप जानते हैं दयाराम साहनी थे, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक हमारा क्या मानना था, तब तक मेरे दोस्त हमारा मानना था कि ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य है, कहते हैं कि सिकंदर से पहले था ही नहीं। कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं यार, सिकंदर से पहले कोई था नहीं, तो सिकंदर क्यों आया था फिर भारत? उन्होंने बोला अच्छा थोड़ा पहले होगा। फिर आप कहेंगे कि अभी 1857 में लोगों को क्या ज्ञान नहीं था पुरानी कोई सभ्यता है? तो हम लोग मानते थे कि अभी जो हम लोग हैं ना, यही है जो सब मौजूद है, चाहे इधर उधर हो, अमेरिका फ्रांस, ये सब पुराना कुछ है ही नहीं। लेकिन 1921 में इस रहस्य से पर्दा उठा और पता चला आप नहीं, आपसे पुराना भी कुछ है। कितना पुराना? 1921 में हम लोगों ने माना कि 3000 ईसा पूर्व, यानी 1900 ये और 3000, तो लोगों ने बोला अच्छा 5000 साल पहले भी कुछ था। जी हां, लेकिन 2014 में एक खोज हुई भिरडाना, जो हरियाणा में खोजा गया, उसको प्यारे बच्चे जब नापा गया, उसका समय मापा गया कि कितनी पुरानी है, तो अब निकल करके आया 7500 वर्ष पुराना, 7500 वर्ष पुराना शहर है वो। तो आप सोचेंगे भैया अभी खोज निरंतर जारी है, तो कल को कोई ऐसा शहर भी मिल सकता है क्या जो पता चले कि 20,000 ईसा पूर्व पुराना शहर है? बिल्कुल मिल सकता है, खोज अभी जारी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, इसके लिए प्यारे बच्चे खोज निरंतर जारी है, फिर भी एक समय इसका बताया जाता है। परीक्षा में आपको क्या करके आना है, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोग कहते हैं कि भैया ये कहां से आए होंगे जिनके ये घर थे, एक नगरीय सभ्यता जो ये थी दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता, ये कहां से लोग आए थे? इसके बारे में सिर्फ धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भैया मिस्र से आए, कुछ लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया से इधर आके बस गए, कुछ लोग कहते हैं नदियों में बाढ़ आने की वजह से बाकी जगह पर ये विस्थापित हो गए सिंधु के पास आकर के। ठीक है, ध्यान से देखना आप मेरी चीजों को। तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे किसको, आपका सिंधु घाटी सभ्यता को। नोट बनाएंगे बहुत अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। अब देखो ये जैसे मुझे लिखने में समय लग रहा है ना, ये पीडीएफ में ये फायदा हो जाता है, ये लिखा हुआ होता और मैं आपको ये समझा रहा होता है इस समय। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, क्योंकि खेल सारा समझने का है, रटने का खेल नहीं है ना, रेल ना भैया खेल है आपका नोट डाउन करने का। समझ क्या जाते हो आप, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 महीने में या तो लिख लो या समझ लो बहुत अच्छे से, 2 चीजें। ठीक है, तो क्या बोलने वाले हैं हम? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। अच्छा, पहला प्रश्न, किसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं? इसको गंगा नदी सभ्यता क्यों नहीं कहते? तो देखो, ये आपका भारत है,
यहां कौन सी नदी बहती है प्यारे बच्चे? सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये लोग जितने भी थे सब किसके पास आकर के रहे? सिंधु नदी के पास। आप ज्यादातर स्थल देखोगे पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, पाकिस्तान के, गुजरात के, तो ज्यादातर स्थल कहां है? इस वाले एरिया में, महाराष्ट्र तक हैं। और ये कौन सी नदी के पास में है? सिंधु नदी के पास में है। कोई दिक्कत? बोलेंगे आप? बोलेंगे भी फटाफट से। वैभव पांडे जी कह रहे हैं रिवीजन 2 से 3 बार करवाया करिए। अच्छा, जो मैं लिखता हूं उसको 2-3 बार बोल दिया करूं। बेटा 10वीं पास करके आया, नकल से आया इसमें क्या कुछ रिवीजन के लिए बचा भाई? अरे भाई यार, मेरे तुम मटरी है ये कौन है? ये मटरी है कह रहा जी 2-3 बार रिवीजन करवाया करो। तो भैया सिंधु नदी के पास थे सारे स्थल। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि मैक्सिमम जो इसके जगह हैं, जो स्थल हैं, वो किस नदी के पास हैं? वो सिंधु नदी के पास है। और उन स्थलों की संख्या मेरे दोस्त 70% है। कितनी परसेंट है? 70% प्लेसेस ऐसे हैं जो सिंधु नदी के पास में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसके अन्य नाम क्या क्या रखे गए? फिर बाकी नाम क्या क्या रखे गए इसके? अन्य नाम है इसके हड़प्पा सभ्यता, इसी को कहा गया है। क्यों भैया? हड़प्पा तो एक जगह है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? तो जब कोई नगर सबसे पहले खोजा जाता है तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई। मैं आपको कल बताऊंगा मैं आपको कल बताऊंगा। तो वो आपका हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया 1921 में। इसको इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसको प्यारे बच्चे कांस्य सभ्यता, क्योंकि इसमें कांस्य धातु का प्रयोग होगा। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता किसको कहा जाता है? प्रथम नगरीय सभ्यता, यानी कि सिटी की बात जिसमें हुई। और सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता ये किसके नाम है? बोलेंगे भाई ये किसके नाम थे? तो आप कहेंगे ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हैं। क्या बोलेंगे? हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गई। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन हो गई प्यारे बच्चे। क्या हो गई? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन हो गई। प्रथम ये क्या है? फर्स्ट एवर नगरीय। क्या बोलते हैं इसको हम? नगरीय। तो जैसे रूरल बोलते हैं हम, जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण है। नगरीय का मतलब क्या हो गया? कि ये नगरीकृत थी, शहरों की तरह बसी हुई थी। किसकी तरह? शहरों की तरह बसी हुई थी। देखो भाई, कुछ बच्चों के मैं कमेंट्स ले लेता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर नोट्स कैसे बनाऊं मैं? मेरे पास नोट्स है। देखो, जिनके पास खाकी बैच के नोट्स हैं वो देख लो कि कुछ करेक्शन क्या करने हैं। अलग से नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसने दिल्ली पुलिस के नोट्स जिसके पास हैं वो देख लो कि क्या ऐड हो सकता है। ठीक है, पुराने नोट्स लेकर के बैठा करो। हमेशा नए नोट्स तैयार करोगे बहुत समय जाता है। जो एकदम से फ्रेशर बच्चे हैं वो अपने नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, और नोट्स नहीं बनाते हो तो पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलती है प्यारे बच्चे, वहां से आप पीडीएफ से देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है ये, अर्बन सिविलाइजेशन है। एंड सरस्वती सिविलाइजेशन इसी का नाम है। सरस्वती सिविलाइजेशन इसी का नाम है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? और आप ज्यादा अगर पीडीएफ लिखते रहोगे तो आप बन जाओगे क्या? मटरी। आप में से ही जो बच्चे हैं, मैं आपको फिर से एडवाइस देता हूं, आप शायद अपनी तैयारी की शुरुआती दौर में होंगे बहुत सारे बच्चे। आप सिर्फ दुनिया में एक चीज से बचना अपनी ऑनलाइन तैयारी करते समय, सिर्फ कमेंट से। जितने ज्यादा कमेंट्स उतना सिलेक्शन से दूर। जितने कमेंट्स कम और कंटेंट पे ध्यान, उतना आप अपने सिलेक्शन के नजदीक। इसको एकदम आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और बोलो ये अप्लाई करूंगा। सिलेक्शन के पास आपको लेके जाएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स लिखोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे दोस्त, आप सिलेक्शन से उतने दूर हैं। अभी आपकी मर्जी है, अगले 2 महीने आप कमेंट्स लिखते रहना। बाद में सिर्फ एक ही कमेंट लिखते हुए आप पाओगे भैया मैं जीडी से रह गया।
सिलेक्शन के लिए नए बच्चे हमेशा मिलते हैं, पूछो क्या कहते हैं, भैया कभी कमेंट किया ही नहीं। अप्लाई दिस, याद रख लेना। ये नाम है किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। याद रख लेना, पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसेन ने खोजा। तो किसने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की? 1826 में। किसने? चार्ल्स मैसेन ने। कौन थे? ये थे चार्ल्स मैसेन साहब। लेकिन इनकी बातों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने बोला जी सभ्यता है, यहां पर कुछ हुआ है, इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। इनकी बातों पर जब ध्यान नहीं दिया गया, इसके बाद में प्यारे बच्चे 1856 में पहली बार क्या बोलेंगे? पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। क्या किया? सर्वेक्षण बोलते हैं सर्वे। सर्वेक्षण किया। उसने देखो, देखते हैं चल के क्या है। तो पहली बार सर्वेक्षण किसने किया है? वो कनिंघम ने किया है। इसी वर्ष कनिंघम ने बोला भाई कुछ तो है, लेकिन ये श्योर कब हुआ? 1856 में बर्टन ब्रदर्स थे, बर्टन बंधु, दो भाई है, बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। इनको क्या आगाज हो गया? हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। In 1856, Burton brothers informed the government about हड़प्पा civilization। क्या कहते हैं जी? इनको भैया कोई आवाज आ गई थी क्या आकाशवाणी से? नहीं। दरअसल में आप सब लोग जानते हैं या जानेंगे, भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली। जब डलहौजी का टाइम था तो पहली बार रेल चली और अंग्रेजों ने रेल की पटरियां बिछवाई, क्योंकि उनको भारत माता का जो धन था, जो सोना था, ये लूट के ले जाना था। जो यहां से आपका कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, वो ले जाना था। तो अंग्रेजों ने रेल की पटरियां बिछवानी शुरू की। ऐसी ही एक पटरी बिछ रही थी प्यारे बच्चे कराची से लाहौर के बीच में, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। कराची से लाहौर रेलवे लाइन का काम चल रहा था और उसी खुदाई में कुछ मिलना शुरू हुआ, ईंटें। और ज़्यादा खुदाई हुई तो पता चला भैया कुछ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी बात तक। तो प्यारे बच्चे 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी और इसी के लिए 1861 में, याद रख लेना, कहीं किनारे पर लिखें, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। बहुत आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय पुरातत्व विभाग भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में। आज इसका मुख्यालय लिख लेना, कोलकाता भी। क्या बोलते हैं इसको? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्हीं वर्षों में एएसआई, शॉर्ट फॉर्म याद रखें, इन्हीं वर्षों में 1861 में एएसआई को स्थापित किया गया। कोई दिक्कत? अब खोज चलती रही तो अब बोले कि भाई ये कब थी, इसके बारे में कैसे पता चले? तो मेरे दोस्त, मैंने इतिहास के विभाजन में आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आप क्या लिखेंगे? हमेशा लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका टाइम पीरियड कितना था? समय काल। क्या बोलेंगे? इसका टाइम पीरियड जो था, जो समय काल था प्यारे बच्चे, वो समय काल था इसका
तो बहुत सारे इसके बारे में कथन है। जॉन मार्शल जी ने कहा 3250 से लेकर के 2350, ठीक है। कनिंगम ने अपने स्टेटमेंट दिए 3250 से लेकर के 2500, लेकिन एनसीईआरटी का क्या मान्य है, और वही हम भी मानेंगे, तो क्या बोलेंगे 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। ये एक फिक्स काल हमको परीक्षा के लिए याद रखना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब देखना, अभी 2014 मैंने बताया ना सबसे प्राचीन नगर, इसी बार एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, या बोले ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे प्राचीन नगर है भिरडाना। क्या नाम है? भिरडाना, हरियाणा का है। और प्यारे बच्चे, ये 2014 में खोजा गया, पहले नहीं पता था हमको इसके बारे में, 2014 में खोजा गया। और कितना पुराना है? क्या कहा मैंने? 7500 बीसी पुराना है। क्या बोलेंगे? 7500 बीसी पुराना है। यानी आज से कितना हो गया? आज से हो गया भैया 9500 वर्ष पुराना शहर। तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी है, जिसके बारे में भी खोज चल रही है। कल को कोई पता चले शहर निकले और पता चले 50,000 बीसी पुराना है। कुछ लोग सोचते हैं कि महाभारत रामायण के बारे में हम 7000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व वो पुरानी है। तो कुछ लोग कहते हैं यार उस समय कहाँ रहा होगा कुछ, तो उस समय नगर थे, शहर थे। सर बीसी क्या होता है? इंस्टाग्राम पूछ रहे हैं। बेटा आपका नाम ही इंस्टाग्राम है, तो आप सारा टाइम अपना इंस्टाग्राम पर व्यतीत करते होंगे। और आज के यूथ को, आज की युवा वर्ग को अगर कुछ दूर ले जा रहा है तो उनका बिजीनेस ऑन इंस्टाग्राम। तो तुम्हारा नाम ही इंस्टाग्राम है दोस्त, तो तुम कल की क्लास करना, कल समझाया था, है ना भैया? अरे कोई पबजी भी आएगा थोड़ी देर में पबजी के नाम वाला। ठीक है भैया, इतनी बात समझे। तो इसका ये टाइम पीरियड है। फिर बात आती है इसका एरिया कितना था, एरिया कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था। तो क्षेत्रफल है इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसी को प्यारे बच्चे हम किसके इक्वल्स टू मानते हैं? 13 लाख, एक डिजिट आप लोग याद रख लेना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या है? किलोमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है? यहां से दो चीजें और बता दूं। इसका आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार यानी कि शेप की हम बात करते हैं तो ये कैसी है? ये त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार है। अब देखो ध्यान से चित्र को, जिसके जितने भी स्थल फैले हुए हैं कैसी है? लगभग त्रिभुजाकार। इस एरिया को हम अगर देखते हैं तो ये कितना एरिया है हमारा? तो हम कहेंगे ये एरिया हमारा है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है कोई दिक्कत भी है इस बात में? तो इसका एरिया कितना है? एरिया कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और एक जनरल इंफॉर्मेशन क्या बनती है इसके बारे में? 4 स्थलों से हमेशा क्वेश्चन पूछता है एसएससी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। ये कौन सा है? वेस्ट। रीजनिंग में आप करते होंगे, ये नॉर्थ है। और ये क्या है? साउथ है। ठीक है, चलो सर नोट्स तुरंत बनाइए बाद में। बेटा आपको पढ़ना है पढ़ो, और नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। खुद से बोलो ना, मम्मी पापा से जाकर करो, मेरे बस की पढ़ना नहीं है। अब आप सोच रहे हो मैं आपको बैठना उठना ये सब बताऊंगा, तो मेरे दोस्त मैं आपको इतिहास पढ़ाने आया हूँ, तुमको पढ़ाने आया हूँ। मैं तुम्हें नोट्स बनाने सिखाने नहीं आया हूँ अभी तो बताया मैंने दोस्त भैया, 10 मिनट पहले ही बताया नोट्स कैसे बनाने हैं नॉर्थ, यहां देखेंगे ध्यान से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नॉर्थ में
पूछा जाता है सबसे उत्तरी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, वो मांडा है, चिनाब नदी के किनारे है, और कहां पर स्टेट कौन सा है, जम्मू और कश्मीर में। दक्षिण की बात करते हैं प्यारे बच्चे, दक्षिण का दैमाबाद, एसएससी सबसे ज्यादा इसको पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कौन सी नदी पर है, प्रवरा रिवर, प्रवरा रिवर पर है, और ये प्रवरा रिवर किसकी सहायक है, ये गोदावरी की एक सहायक नदी है, गोदावरी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है ये, सहायक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। पश्चिमी स्थल की बात करते हैं, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये पड़ता है वर्तमान के पाकिस्तान में, और रिवर पूछी जाती है इसकी, नदी कौन सी है, दास्क रिवर है, कौन सी नदी है, दास्क रिवर, ये चिनाब रिवर, और पूर्वी है अपने उत्तर प्रदेश में, कौन सा, आलमगीरपुर, गोहरा आलमगीरपुर, किठौड़ रोड वालों थम्स अप कर दो, आलमगीरपुर, किठौड़ जानते हो ना, हापुड़ से किठौड़ जो रोड जा रही है, आलमगीरपुर, ये बाहर के प्रदेश वाले नहीं जानते होंगे, हापुड़ मेरठ वाले जानते होंगे बस। ये कौन सी नदी पर है, ये हिंडन नदी पर है, हिंडन रिवर, हिंडन रिवर, ठीक है। कोई परेशानी इस बात में, बोले भैया। तो मांडा कहां बोलेंगे आप, कि मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर ना लिख करके आप सोचे लद्दाख आ गया, तो अभी पहले तो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जब खोज हुई तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, जम्मू कश्मीर भी नहीं था। लेकिन आप बात करें प्यारे बच्चे कि पहले जब ये था जम्मू कश्मीर, तो हमने तो नाम दिया अपने राज्य में, तो इसको जम्मू कश्मीर कहें या लद्दाख कहें, तो लद्दाख कहना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। क्या कहना उचित रहेगा, सबसे ज़्यादा लद्दाख कहना उचित रहेगा। बोले भैया एक बार आंखें बंद करें, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, किस नदी के किनारे, हिंडन रिवर के किनारे, उत्तरी मांडा, चेनाब नदी के किनारे, दक्षिणी आपका कौन सा है, दैमाबाद, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में, गोदावरी की एक आपकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और सुतकांगेडोर किधर है आपका, क्या बोलेंगे, सुतकांगेडोर भैया जी पश्चिम में है, किधर है, पश्चिम में है, और दास्क नदी के किनारे, ठीक है। बोलेंगे भाई कोई परेशानी, कोई दिक्कत, आगे आते हैं। ये दैमाबाद जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला नगर है। मैं आपके कमेंट्स करने वाले बच्चों को फिर कहता हूं, आप ही के पीछे वो बच्चे हैं प्यारे बच्चे, आप ही के पीछे वो बच्चे हैं जो बिना कमेंट किए चुपचाप पढ़ते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से नगर की थी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी थी प्यारे बच्चे आपका किसकी, दैमाबाद की। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात एक आती है, मैं ये चैप्टर हमारा यहां पर ख़त्म हो गया, जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं, कल की क्लास हमारी यहीं से कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो मैं आपको प्यारे बच्चे एक बात बता देता हूँ, छोटी सी कहानी हमेशा हर बैच में सुनाता हूँ, खरगोश और किसकी कहानी, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है सभी ने, 1 मिनट की एक स्टोरी है छोटी सी। बात क्या है, देखो खरगोश और कछुए के बारे में आप सभी जानते हैं, और आप अप्लाई करना है इसको, पूरी तैयारी अगले 2 महीने। खरगोश और कछुए की रेस में क्या कभी कछुआ जीत सकता है? आप कहोगे नहीं भैया ये झूठी कहानी है। फिर ये झूठी कहानी आपको क्यों सुनाएगी? आपको झूठी कहानी इसलिए सुनाएगी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर खरगोश नाकारा हो जाए, खरगोश अगर रेस्ट करने पर लग जाए, खरगोश अगर बहाने ढूंढने लग जाए, बोले कछुआ मुझे हरा थोड़ी सकता है। मेरे दोस्त, तुम में से जो खुद को खरगोश समझते हो ना, तुमको इसी फील्ड में जो कछुए हैं ना, जिनको तुम कछुए समझ रहे हो, या मेरे दोस्त तुम्हें गांव में जो कोई व्यक्ति ये समझ रहा है ना तुम कछुए हो, बहुत धीमे हो, बहुत मंदे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खरगोश को नहीं हरा सकते, तुम हराओगे। तो जरूरत है तो किसकी? सतत परिश्रम, निरंतर बस चलते रहना, विश्राम नहीं होना चाहिए।
कहते हैं ना, पथिक के राह में विश्राम कहाँ। तो बस तुम चलते रहना, तुम हर एक खरगोश को रिप्लेस करोगे। और मेरे दोस्त, इस तैयारी में बहुत सारे बच्चे खुद को आराम देने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे रेस्ट कर लें, ये कर ले, वो कर ले। बस तुम अध्ययन करते रहना, बस तुम अड़े रहना। मेरे दोस्त, वही बात फिर से आती है, क्या के लिए, कि आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे दोस्त, इस मुसीबत का हल जरूर निकलेगा। और ये जो स्थिति है बदलेगी, बस जरूरत है तो आपको सदने की, अर्जुन के तीर सा सदने की। ठीक है, तो खुद को तैयार रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तीसरी क्लास में। इसमें हम हड़प्पा के प्रमुख स्थल और ये कैसा समाज था, कैसे बटा हुआ था, किसकी ये पूजा करते थे, किसको ये पूजते थे, है ना, और क्या ये खेती करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।